क्या आप भी करना चाहते हैं आईटीजी की कोचिंग, वो भी फ्री में? अब ना हॉस्टल का खर्चा और ना कोचिंग की हैवी फीस आपके सपनों को पाने में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि सुपरविजन इंस्टीट्यूट लेकर आया है आईआईटी जेईई और बोर्ड की फ्री क्लासेज। अब सारे कॉन्सेप्ट सुपरविजन जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, और सारी वैरायटी जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बहुत सी बुक शीट्स लगाने पर भी नहीं मिल पाते और एग्जाम में आ जाते हैं, वो सब स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे कोटा कानपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री। आपको सिर्फ अपने 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाना है, बस यही है। सुपरविजन इंस्टीट्यूट की फीस तो अब किसका वेट, सब्सक्राइब करो और सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। बाय बादल सर एंड टीम। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा था आयोटा की रिलेटेड सारी वैरायटीज़, ठीक है ना, कि आयोटा से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आयोटा रिलेटेड पार्ट 1, वैरायटी नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपकमिंग है, आ सकता है। प्रैक्टिस चल रही है, लोगों की, टीचर्स की चल रही है प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना, आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे पार्ट 3 बनाकर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक एक्चुअल में कहानी चल कहाँ रही है हमारी, हम कहाँ न्यूमेरिकल की तरफ कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि हमने चैप्टर स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आयोटा से, ठीक है ना, कि आयोटा आया कहाँ से, आयोटा का बर्थडे कैसे मना, ठीक है ना, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है ना। जब आयोटा मिला, आयोटा का बर्थडे बन गया, आयोटा के बाद इसको किसके, जब आयोटा और बाबा जी दोनों मिल गए, मैंने कहानी पार्ट 1 देखिएगा आप, सुपरविजन जंक्शन में पहला पार्ट 1 देखिएगा, आर्गेंट का हैप्पी बर्थडे वाला देखिएगा, कि जब बाबा जी क्या हुआ कि आयोटा ने अपना नंबर दिया और इमेजिनरी नंबर जब रियल नंबर के साथ में मिल गया तो वो बना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा से क्या बना, z = x + iy, जिसको हमने बोला यहाँ पर रियल पार्ट और इसको बोला हमने इमेजिनरी पार्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने क्या किया, आयोटा तक अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना, आयोटा से रिलेटेड वैरायटी देख चुके हैं। अब हमें देखना है किससे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वैरायटीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वैरायटीज। जिस तरीके से मैं सुपरविजन जंक्शन में थ्योरी को लेके चल रहा था कि थ्योरी किस तरीके से चल रही थी हमारी, कि आयोटा के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म आया, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कौन मिला, आर्गेंट उसका माइंडेड फ्रेंड मिला था, तो उसने क्या बताया कि मैं तुम्हारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकता हूं, एज ए पॉइंट शो कर सकता हूं। तो जो अगला पार्ट इसका बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आर्गेंट पार्ट 1 वैरायटी, ठीक है ना। अब आर्गेंट पार्ट ये क्या है, सबसे हैवी पोर्शन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गेंट का जो पार्ट है वो सबसे हैवी पोर्शन है। अब आर्गेंट ने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एज ए पॉइंट शो कर सकता हूं। अगर पॉइंट शो कर सकता है तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी उसमें। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी तो 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक अलजेब्रिक अप्रोच से क्या बनेंगे, अलजेब्रिक अप्रोच, एक बनेंगे ज्योमेट्रिकल अप्रोच, एक क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से। तो आर्गेंट का पार्ट 1 जो मैंने पढ़ाया है और पार्ट 2 की जो वैरायटी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वीडियो आपने देखा है वो देखेंगे आप सुपरविजन जंक्शन में। तो पार्ट 1 से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया था उसकी वैरायटीज कोटा कानपुर जंक्शन के आर्गेंट पार्ट 1 वैरायटीज में आएगी। और आर्गेंट का पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया है, पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स, रोटेशनल फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें जैसा जैसा मैंने यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई है, देखिए कैसे समझना है। अब पहले मैं समझा दूं आपको कि एक्चुअल में हमें पढ़ना किस तरीके से है। मैंने पढ़ाया है आपको कि आर्गेंट पार्ट 1, आर्गेंट के पार्ट 1 में हमने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट को हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अलजेब्रिक अप्रोच से इसके लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है ना, लोकस के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। अब लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल, जहाँ पर हमें सिर्फ x + iy रखना था, z की जगह क्या रखना था, x + iy रखना था, और सारे क्वेश्चंस हमारे लोकस से रिलेटेड बन जाते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम आर्गेंट के पार्ट 1 में। अब आर्गेंट का पार्ट 2 जो हमने 3 पार्ट में बनाया हुआ है, आर्गेंट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है ना। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 क्या आएगा, इसके बाद आएगा वैरायटीज में आर्गेंट पार्ट 2, इसमें बताएगा पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने बनेंगे, आर्गेंट के पार्ट 2 में बनेंगे। इसके बाद क्या पढ़ाया मैंने थ्योरी में, आर्गेंट का पार्ट 3
क्या, स्ट्रेट लाइन। तो अब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पार्ट 3 में होंगे। आर्गन का पार्ट 4 रोटेशनल थ्योरम, तो अब रोटेशनल थ्योरम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर, कितने टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन किस में होंगे, आर्गन के पार्ट 4 कोटा कानपुर जंक्शन में। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर सुपरविजन जंक्शन में मैंने थ्योरी को लेके आया हूँ, उसी तरीके से मैं न्यूमेरिकल को भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि आयोटा के रिलेटेड वेराइटीज, क्योंकि आयोटा पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में कोटा कानपुर जंक्शन में क्वेश्चंस ढूंढे जाते हैं, सिलेक्टेड किए जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि बच्चों के लिए कौन से क्वेश्चंस बेटर हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए इस वाले चैनल में थोड़ा वीडियो लेट आते हैं, इसलिए ये मत समझिएगा कि सर टाइम टू टाइम वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। अब लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जैसे ही हमारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके नेक्स्ट डे या अदर डे में उसको हम दूसरा कोटा कानपुर जंक्शन से तुरंत रिलेटेड पार्ट डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और उसी से रिलेटेड जितनी वेराइटियां बन सकती हैं वो सारी कोटा कानपुर जंक्शन में भी समझ में आ गई। क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा, कोटा कानपुर जंक्शन में क्या पढ़ा हुआ था, आयोटा से रिलेटेड वेराइटीज पार्ट 1 पार्ट 2। क्लियर। पार्ट 3 अपकमिंग है, आएगा, परेशान मत होइए, धीरे धीरे आएगा, कंप्लीट हो जाने दीजिए कि हाँ कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आराम से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं कि जो अभी तक किसी ने देखे ना हो या आपको मिले ना हो किसी बुक में, तो वो क्वेश्चन जब सिलेक्ट होकर एक जगह रख जाएंगे, आ जाएंगे, उसको देख लिया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बताने लायक है जो अभी तक बताए नहीं गए हैं, तब आपका पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आ रहा है हमारा, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, जब तक हमारा ये पार्ट 3 आ रहा है जब तक हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आया कहां से, कि जब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने मिला दिया तब हमारा क्या बना था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना था। क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वेराइटीज। क्लियर। तो अभी तक हम कर के रहे हैं, हमें किस तरीके से सुपरविजन जंक्शन और कोटा कानपुर जंक्शन को आपस में रिलेट करना है, वो चीजें हमें देखना है। क्लियर। कि पता चले कि हमने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम चैनल सुपरविजन जंक्शन में थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ ली हमने, अब हमें उस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद जस्ट उसका न्यूमेरिकल होगा। क्लियर। वैराइटीज जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सुपरविजन जंक्शन में ही क्लियर हो जाएंगे, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है IIT या किसी एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे अच्छे टाइप के क्रीमी लेयर जो होगी वो सारी लेयर किस में होगी, कोटा कानपुर जंक्शन में होगी। क्लियर। तो चलिए अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वैराइटीज। तो वैराइटीज का पार्ट 1 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के और भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। तो आगे चलकर पार्ट 2 बना दिया जाएगा, लेकिन परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे काम चल रहा है, काम चलते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं वैसे वैसे हम आपका क्वेश्चंस यहाँ पे डालते जाएंगे। क्लियर। लेकिन होगा यूनिक वैराइटीज जो आपने देखी नहीं होगी। आर्गन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो ये फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z = x + iy, उसने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला दिया, इसको बोल दिया उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड ज़्यादा वैराइटियाँ बनती नहीं है। अब जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं वो टाइप के हम नॉर्मल क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी और अगर अच्छा क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे या मिलेंगे हमारी टीम को, तो हम यहाँ पर आपको पार्ट 2 बना के डाल देंगे। क्लियर। तो चलिए अभी हमें पढ़ना है पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म पार्ट 1 वैराइटीज, ठीक है ना। अच्छा, वैराइटीज का मतलब समझते हो ना, कि हाँ एक एक चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैराइटीज मतलब समझ लो, आपके पास साइकिल है, आपके पास बाइक है, चलाते सभी लोग हैं, सभी लोग चला सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा भी होता है जो एक टायर पे साइकिल चलाता है, ठीक है ना। कोई चाहे साइकिल चलाते साइकिल को उछाल देता है या स्किड कर देता है, तो वो साइकिल की वैरायटियाँ होगी ना, कि हम साइकिल से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। साइकिल तो एक ही है ना, चलाने वाला एक ही है ना, चलाने वाला भी एक ही है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल साइकिल सिर्फ चला रहे हैं, इधर से उठाया उधर से चलेगा, हो गया काम। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ साइकिल से और क्या चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी साइकिल वो बाइक को 40 की स्पीड में ही चलाता है, कोई 120 की स्पीड में भी चलाता है। तो पता तो होना चाहिए ना कि हाँ 120 की स्पीड में हमारी बाइक दौड़ सकती है। क्लियर। तो हमें वैराइटीज देखनी है कि हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा मास्टर, जिसको मैंने नाम दिया छोटा मास्टर, ठीक है ना। तो छोटा मास्टर क्या कहता है हमारा, छोटा मास्टर हमारा कहता है विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर।
आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए, 10 पाई बाई 2, 10 पहला ऑप्शन दिया 10 पाई, 10 पाई बाई 2, ये ओनली पाई लिखा हुआ है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको, दूसरा ऑप्शन दिया गया है i की पावर 4, i की पावर 5, क्लियर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रूट ई, i की पावर 8, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है i की पावर 8, i की पावर 12, i की पावर 12, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको log 2 एंड log -1, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको रूट के अंदर -4, √4, क्लियर। इतनी बस समझ में आ गई, क्लियर। तो अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, किस पॉइंट, ये एक्चुअल में पॉइंट लिखे हैं 2,3, 3,4, इस तरीके से पॉइंट लिखे हैं। तो किस कोऑर्डिनेट को हम एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म शो कर सकते हैं, किसको शो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला बात दिमाग में ये आती है, अच्छा अब है तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन आया किसमें था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्यों आया ये आईआईटी में क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को एक चीज पता नहीं थी, क्या कि कभी भी पॉइंट के फॉर्म में आयोटा नहीं आना चाहिए। ये क्या है, एसबीओ है, क्या है, एसबीओ है। एसबीओ क्या कहता है, एसबीओ कहता है कभी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आयोटा, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, आई को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, 10 पाई की वैल्यू पता है, 10 पाई बाई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये क्या होगा, वाई वाला इमेजिनरी टर्म्स बिल्कुल खत्म ही कर दिया, तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है आई, तो ये भी इसमें आयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। रूट ई, ये तो रियल नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आई की पावर 8, मतलब ये क्या है, ये क्या है 1 आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, तो ये तो हमारा हो सकता है, ठीक है ना। आई की पावर 8, आई की पावर 12, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये भी हो सकता है। log 2, log -1, इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू भी नहीं हो सकती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और ये -√i और ये रूट दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी √-1 लिखा है ना, √-1 इंटू √4, तो ये भी इसमें क्या आ गया, आयोटा आ गया, तो ये भी इसके कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। था कितना सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर आयोटा आ गया तो उसको हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आया, अगर इस तरीके से आपको फॉर्म दिया गया है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें दिखती तो सिंपल हैं लेकिन होती घुमाऊ हैं, ठीक है ना। तो वो इन चीज़ों के लिए ही तो कोटा कानपुर जंक्शन बनाया गया है कि आपको ये चीज़ें मिलती कहाँ हैं। जब आप बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी शीट्स लगा लेते हो तब आपको लगता है कि यार हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है। और बाद में दिक्कत क्या होती है कि आपने मान लिया कि जुलाई में आपने ये चैप्टर की प्रैक्टिस की और जुलाई में पढ़ने के बाद फिर आपको एग्जाम होना है आपका फरवरी में या जनवरी में, तब तक आप चीज़ें दोबारा उसको जनवरी फरवरी तक इसको दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते हो। फिर आप क्या करते हो, भूल जाते हो, फिर क्या करते हो, भूल जाते हो चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो अब आपको कोटा कानपुर जंक्शन में बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपने देखा कि हाँ मेरा एग्जाम आने वाला है, आपने सीधे कोटा कानपुर जंक्शन के वीडियो उठाना देखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वैराइटीज ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आयोटा से रिलेटेड वैराइटीज ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्गेन से वैराइटीज इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए इतना बेनिफिट है, ठीक है ना। अब इन्हीं चीज़ों के लिए आप क्या कि आप बहुत सारी सीट्स लगाते हो, उसके बाद आप देखते हो कि मैंने 50 क्वेश्चंस लगाए, उसमें से गुड क्वेश्चंस कितने हैं 20, उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं 5, और 25 क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा फास्ट करने के लिए आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब प्रैक्टिस तो अब इस साल भर में हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो 5 आपको लास्ट टाइम पे चाहिए क्या, आपको लास्ट टाइम पे वो 5 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस चाहिए एक बार देखने के लिए कि हाँ मुझे बार बार एक ट्रेलर की तरह मुझे वो सारी चीज़ सारे क्वेश्चंस मुझे एक बार देखने को मिल जाएं तो मेरा लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेनिफिट देखिए आपके कोटा कानपुर जंक्शन में आपका कोई फीस चार्जेस नहीं ले रहा,
आपको सिर्फ वैरायटीज देखने को मिल रही हैं, जो आपको वैरायटीज जो मिलती नहीं है, जो आप एंड टाइम में आप मिस करते हो कि काश मैं लास्ट टाइम पे सारा रिवीजन कर पाता, सारा रिवीजन मैं कर पाऊं। आप सिर्फ 1 मंथ में सारे वीडियोस देख सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो, सारे चैप्टर्स रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो 1 मंथ में। आप कुछ मत देखो, आप सिर्फ वीडियोस देखो, आपको कहीं कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कहानी के तौर पे पूरा चैप्टर समझ रहे हो, सुपरपोजिशन जंक्शन में, कोटा कार्डबोर्ड जंक्शन में क्या कर रहे हो, सारी वैरायटियां समझ रहे हो। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? मैंने ये चीज़ें क्यों बनाई? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, लास्ट टाइम पे जब हमने भी अपनी प्रिपरेशन किया तो हमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि लास्ट टाइम पे काश हमें ऐसा कोई मिल जाए कि जो हमारा पूरा सिलेबस एक बार हमें दिमाग में घुमा दे कि हम लास्ट टाइम पे हमारा ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी। एक्चुअल में जो हम साल भर प्रैक्टिस करते हैं, वो साल भर प्रैक्टिस हम एग्जाम टाइम पे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सीट लगाने में बहुत मेहनत तो करते हैं कि हाँ, हमारी सीट लगाने में हमने बहुत मेहनत की, हमने ये क्वेश्चन किए, लेकिन जब तक वो लास्ट टाइम तक आप देख नहीं पाओगे, एक बार देखोगे नहीं कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया और ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक चैप्टर थोड़ी ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, तो आपको सब चीज़ें देखनी है। आपको क्या देखनी है? सब चीज़ें देखनी है। तो सब चीज़ें देखने के लिए आपको टाइम चाहिए, बार बार क्वेश्चन सीटें देखना चाहिए, सीटें में सॉल्यूशन मिल रहा है, कहाँ हमने सॉल्यूशन रखा था, देखना, पढ़ने पलटने पड़ रहे हैं। फिर आप एक चीज़, तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें दिक्कत ना करनी पड़े, ये सारी दिक्कतें हम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो प्रेशर नहीं है ना, हमारे पास तो प्रेशर नहीं है ना कि हमें IIT का एग्जाम देना है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि आपको लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए कोटा कानपुर जंक्शन और सुपरपोजिशन जंक्शन चालू कर दीजिए। क्लियर? समझ में आया? इसका जा नहीं रहा है आपको सब्सक्राइब करना है और अपने जो 2 फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करवाना, यही हमारी फीस है। क्लियर? चलिए, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा वेराइटीज आती नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल मैं पूरा सॉल्व करूंगा नहीं आंसर तक, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाने नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताने आ रहा हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आता कैसा है और हमें परफॉर्म कैसे करना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंपल, इसमें क्या आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करना पड़ता है हमें। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, क्या दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, हमें कि z इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, और हमें निकालना क्या है, बोला गया है इट्स प्योरली इमेजनरी। ये क्या है, इज प्योरली imaginary, is purely imaginary, then find the value of थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू, हाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें करना क्या है, हमसे बोला गया है कि ये क्या है, ये जो पूरा दिया गया है बॉक्स, ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन हमें दे क्या रहा है। पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है, पहले देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले क्या है, पहले तुमने हमें दिया क्या। भाई कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन होगा तो पहले आप देखोगे ना, भाई चीज़ आपको कोई चीज़, आपको पनीर बनाना है तो पनीर तो तब बनेगा जब आप मुझे पनीर ला के दोगे, मसाले ला के दोगे, ठीक है ना, तब तो पनीर बनाओगे ना। तो वही चीज़ है कि पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले देख तो लो कि क्या सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें मेरे पास हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसने बोला थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे कैसे जब तक आपको कुछ हिंट नहीं दिया गया वो। तो थीटा की वैल्यू उसने बोला कि ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। अब प्योरली इमेजनरी मतलब दिमाग में मेरे स्ट्राइक किया क्या कि मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले हम इसको पूरा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लें। तो पहले हम क्या करा, हमने जेड इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, इसका हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। 1 प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन थीटा। अच्छा, इसको 1 प्लस 2i इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्व करने के बाद हमें मिलता क्या है, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाने में यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ कि मैं इधर से मल्टीप्लाई सर को करना आता है कि नहीं आता, मुझे ये नहीं दिखाना। मुझे पता है कि आप कर लोगे, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज़ कर लोगे, तो इसका रेशनलाइजेशन करना है। मैं सीधे बता रहा हूँ आपको कि हम फंसने कहाँ वाले हैं, हम जहाँ फंसेंगे हम वहाँ आपको वार्निंग देने वाले हैं, ठीक है ना। तो 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आया सॉल्व करने के बाद में, ये आएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिसको हमें क्या करना है इक्वल टू 0 करना है। क्या करना है इक्वल टू 0 करना है। जब मैं 0 करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो यहां पर देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 प्लस माइनस में। क्लियर। अब मैं अगर इसका जनरल सॉल्यूशन देखूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन देखूंगा तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा कितना दिया गया है, इसको मैं बोल सकता हूँ पाई3, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिकल लगाने का तरीका समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल में एक्चुअल में हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए कि भैया अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड वेराइटीज है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है क्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई मतलब एक्स क्या होता है रियल पार्ट होता है, आई वाई क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। दोनों को मिलाने के बाद क्वेश्चंस बनते हैं। अब आयोटा की वैरायटी हमने पढ़ ली, आयोटा के बाद हम कहाँ गए थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की वैराइटीज पढ़ रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बाद क्या पढ़ेंगे आर्गेंड फॉर्म की। जिस तरीके से हमने थ्योरी में हम आगे कहानी बढ़ाते गए कि आयोटा के बाद कौन मिला कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन मिला आर्गेंड मिला, उसने क्या बताया कि मैं ये पॉइंट शो कर सकता हूँ। आर्गेंड के बाद कौन मिला, आर्गेंड को कौन मिला अंकल पोलर मिले। पोलर ने क्या लिया मैं तुम्हारे कुछ आर्गेंड इस फॉर्म को इस पॉइंट को मैं एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में शो कर सकता हूँ। तो अब वैराइटीज किसकी आएंगी पोलर फॉर्म से रिलेटेड वैराइटीज आएंगी, पोलर फॉर्म से रिलेटेड वैराइटीज आएंगी। क्लियर। तो एक्चुअल में हम जिस तरीके से थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं हम उसी तरीके से यहां पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते जा रहे हैं, जिससे आप दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको कि सर हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर समझ में आया। तो ये वैरायटी समझ में आ गई, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन आप कीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन है प्रैक्टिस आपको करनी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैथ्स है, अगर प्लस का माइनस हो जाएगा ना तो गलती हो जाएगी तुरंत, ठीक है ना। आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन भी परफेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन कब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है इफ ए बी एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं इफ ए बी एक्स एंड वाई ये सारे नंबर्स क्या दिए गए हैं रियल नंबर, ठीक है ना। ये सारे नंबर रियल लिए गए हैं एंड बोला गया है y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया है हमें 1 दिया गया है। और बोल रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। और क्या दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है, अच्छी बात है। एंड z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये हमें दिया गया है। क्लियर। और हमें निकालना गया है, बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट किसका ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू वाई के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देन एक्स इज ये क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ए बी एक्स वाई रियल नंबर है, मतलब समझ गया इमेजिनरी नंबर नहीं है। वाई 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मान लिया वाई 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म्स नीचे वाला क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला पूरा 0 खत्म हो जाएगा। और ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई है हमें 1 दी गई है। अच्छा इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया है -1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है -1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है इतने से स्पेस में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी इक्वल टू वाई। तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या बोलता है, मैं दो पार्ट में इसको भी बांट लेता हूँ। सॉल्यूशन बोलता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस का 1 इक्वल टू वाई दिया गया है। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्या कि इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है पूरे का। तो a इक्वल टू
ए ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, अब बात वही आ गई फिर से कैलकुलेशन कि आप रियल पार्ट को अलग लगाओ और इमेजनरी पार्ट को अलग लगाओ, फिर उसके बाद में क्या करो, इसका रेशनलाइजेशन करो, और रेशनलाइजेशन करने के बाद में फिर आप देखोगे कि हाँ रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। फिर आप उस इमेजनरी पार्ट को किसके बराबर रखोगे, वाई के बराबर रखोगे। तो इतना स्टेप आपको करना है, साथ में मेरे करके दिखाओ। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा है यहाँ पे बताने के लिए आपको, ठीक है ना, कि इसका मैंने a इंटू एक्स किया प्लस b किया, तो एक्स प्लस बी मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस ए वाई लिख दिया, तो और इसके बाद ये लिख दिया एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई लिख दिया, फिर मैंने रेशनलाइजेशन किया। तो ये चीज़ें आप कीजिए स्टेप में, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको कि ये आया कितना, ठीक है ना, क्योंकि जितने टाइम पे मैं ये करूँगा तो टाइम में मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इमेजनरी पार्ट हमारा y निकल के आता है, कितना निकल के आता है, बाई रेशनलाइजेशन बाई रेशनलाइजेशन। हमें रेशनलाइजेशन करना क्या है, हमें रेशनलाइजेशन करना है, इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें मिलता क्या है ये देख लेते हैं। y इक्वल टू मिलता है हमें क्या, माइनस का y ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का b प्लस ए वाई ब्रैकेट में x प्लस का 1, क्लियर, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करता हूँ तो बाय सॉल्विंग मैं यहाँ पर सिर्फ इतना, सर आप लोग भी सोचते होंगे सर क्या है यार कि आप तो सिर्फ ये रेशनलाइजेशन का आपने बता दिया, आप करना तो हमें पड़ रहा है ना, तो एग्जाम भी तो तुम्हें देना है, मुझे थोड़ी ना देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ बता दूंगा कि हाँ रेशनलाइजेशन करो। अब 9th वाले बच्चों को बताया जाता है कि रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, आप तो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको रेशनलाइजेशन थोड़ी ना बताऊंगा मैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का टर्म्स और वाई का टर्म्स अलग करना ये भी थोड़ी ना बताऊंगा मैं। तो ये चीजें क्या करना है, ये आपको करनी है। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आपका कितना मिलेगा कि आप भटको नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत है कि सही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आंसर देख लो आप कितना आ रहा है इसका। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो हमारी x की वैल्यू कितनी मिली हमें, ये मिली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कितना आया, -1 प्लस और -1 माइनस रूट आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू आ रही है हमारी सॉल्व करने पे, ठीक है ना। तो हमारे ये आंसर कितना होना चाहिए, हमारे दो आंसर होने चाहिए इसके, क्लियर। -1 प्लस रूट के प्लस माइनस, और अच्छा एक्चुअल में बोला गया कुछ, किया गया था क्या, हाँ कुछ नहीं बोला गया, ठीक है ना। x की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सॉरी x की वैल्यू रियल बोली गई है, हाँ सॉरी। अब खेल हो गया या खेला हो गया क्या, कि अब देखना है y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर 0 नहीं हो सकती तो कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि 0 से 1 के बीच में है कि 0 से 1 के बीच में नहीं है, समझ में आ रहा है। अब 0 से 1 के बीच में है कि 0 से 1 के बीच में नहीं है। अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो वैल्यू कुछ आएगी, उसको मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ये डिफाइन होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है ना। और डिफाइन होगा अगर y की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अगर वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है तो y 1 से छोटा आएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू y की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, समझ रहे हो ना, अगर y की वैल्यू यहाँ से 1 से बड़ी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, और 1 में से घटाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आई आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा वाला नंबर आ जाएगा, इमेजनरी नंबर आ जाएगा। और आपसे बोला क्या गया था कि a, b, x और y रियल नंबर होने चाहिए, इमेजनरी नंबर नहीं होने चाहिए। तो हमें आंसर लाने के लिए क्या होना चाहिए कि y की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर रखूंगा मैं, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, और 1 से छोटी रखूंगा तब मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, ये वैल्यू मिलेगी, क्लियर। तो यहाँ पे भी ध्यान रख लीजिएगा कि y की वैल्यू 1 से 0 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 1 से छोटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो -1 प्लस माइनस रूट के अंदर आई 1 माइनस का वाई स्क्वायर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है क्या कि x प्लस आई वाई की पावर 1/3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस आई वाई की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट दिया गया है इसका, सॉरी क्यूब रूट दिया गया इक्वल टू a प्लस आई बी, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, a प्लस आई बी। और हमें निकालना क्या है, फाइंड
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो अब हमें अगर इसका क्या करना है, अगर मैं क्यूब रहे तो इसको इस साइड लेके आ जाता हूं, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब। क्लियर? अच्छा, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस ए बी का होल क्यूब। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है x अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है और y अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। जब मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, जब मैं कंपेयर करूंगा, तो बाय सॉल्विंग इसका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलूंगा, बाय सॉल्विंग हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, हमें निकल के आ रही है x की वैल्यू निकल के आ रही है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ, ये वैल्यू निकल के आ रही है और हमें निकालना, हमें वैल्यू क्या चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू चाहिए। अब ये मत पूछने लगना सर कि इसको भी बताओ कैलकुलेशन करके ये क्या होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को y से कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद वैल्यू लिख देना है सिंपल सा। तो x अपॉन ए की वैल्यू, तो x इक्वल टू ए ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो IIT की तैयारी मत करो। मेरा सिंपल सा कहना है, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको कोई सॉल्व नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं इस पे लग जाऊंगा ना, तो ये वीडियो है ना, ये वीडियो 1-1 घंटे 1.5 घंटे का बन जाएगा। समझ रहा है? तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ, इसको करना कैसे, ये चीज़ आप कीजिए। आपको मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ पाए कि हाँ, हमें क्वेश्चन आते किस टाइप्स के हैं। ठीक है? तो x अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, x अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, एंड y यहाँ पर वैल्यू कितनी निकालेंगे, y अपॉन बी की, अच्छा 3a स्क्वायर अपॉन बी। तो अब मैं y अपॉन बी, 3a स्क्वायर ही आ रहा था ना इसकी वैल्यू, सॉरी हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3a अपॉन 3a स्क्वायर माइनस का b, 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आ रही थी। y अपॉन b की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर b का डिवाइड मारूंगा तो b का डिवाइड यहाँ पे भी मारना पड़ेगा, तो 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन b टोटल में मार दिया। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, y अपॉन b की वैल्यू कितनी आएगी, 3a स्क्वायर अपॉन b माइनस का b, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। अब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दोनों को सॉल्व कर देना है, और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जब रखेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, ये देख लेते हैं, 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिएगा सॉल्व करने के बाद में ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए, अब आप सोच रहे हो सर चिल्लाते वो तो है ना, सब बाकी टीचर तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, बच्चे ये समझो, बच्चे वो समझो, बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, मेरा चैनल लाइक कर लेना, वाइक कर लेना। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है ना? और मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो मुझे पता है कि मुझे कैसे देना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है ना? मैं भी मेहनत करता हूँ, तो अगर मेहनत करूँगा तो मुझे भी रिस्पॉन्स चाहिए। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। z इक्वल टू रूट के अंदर 12 + i, यही तो है ना? हाँ सॉरी, 5 + 12i है। स्क्वायर रूट कितना निकालना है, 5 + 12i, 5 + 12i। इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें सिंपल से पता था क्या करना है, z इक्वल टू x + iy, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ रहे हैं और रूट के अंदर कितना दिया गया है 5 + 2i। स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो कितना आएगा x + iy का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 + 12i, सॉरी बार बार 2 लिख जाता है, 12i। ठीक है ना? अब इसका स्क्वायरिंग खोलूंगा तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और माइनस प्लस 2ixy इक्वल टू 5 + 12i। ठीक है ना? तो यहाँ से रियल पार्ट और रियल पार्ट कंपेयर करूंगा तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 5, और इमेजनरी पार्ट मतलब 2xy की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 12, है ना? और हमें निकालना क्या था, स्क्वायर रूट ही तो निकालना था। हाँ, स्क्वायर रूट निकालना था, तो x स्क्वायर रूट निकालने के बाद में x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, तो y की वैल्यू में कितनी ले सकता हूँ यहाँ पर
6/x और y की वैल्यू 6/x निकल के आ गई, तो उसको मैं कहाँ रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के, y की वैल्यू इसमें रखूंगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिलती कितनी है, ये लिख लीजिए। बाय सॉल्विंग x इक्वल टू निकल के आता है +-3 एंड y इक्वल टू निकल के आता है +-2। ये क्या है आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वैरायटी इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी आर्गेंड फॉर्म जब आएगा, जब चैप्टर को कौन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कौन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा आर्गेंड। जब आर्गेंड मिलेगा तब एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होगी कि आर्गेंड ने क्या किया, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुसेड़ दी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी में देख लेना कितने पार्ट बन जाते हैं इसके, वैरायटियां किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेगा पोलर वाला, तो पोलर की वैरायटीज आएंगी, ठीक है ना। एक्चुअल में ये चैनल हमारा लेट बन पाया और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सुपर जंक्शन में चैप्टर्स कंप्लीट होते गए, इसलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है ना वो देर में आ पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी। आपका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, वहाँ पर कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, पार्ट कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके तुरंत इस वाले चैनल में आएंगे, तब तक उस वाले चैनल में दूसरा पार्ट थ्योरी का आएगा नहीं, क्लियर। तो अभी तक इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्लियर। अब वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आज हमने भी माइक लगा लिया, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू, क्योंकि बार बार से बच्चों की शिकायत आ रही थी क्या कि सर आवाज़ की प्रॉब्लम आती है, आवाज़ नहीं आ पा रही है, आपकी खिरखिरा रही है, बैकग्राउंड नॉइस बहुत, एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए इतना भी कर देते हैं। चलिए तो x इक्वल टू 2 + i ये क्वेश्चन में दिया गया है और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड x³ माइनस का x² और माइनस का 7x प्लस का 11, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं। तो x - 2 इक्वल टू आई दिया गया है ना। तो मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा स्क्वायरिंग करूंगा तो कितना आएगा, x² + 4 माइनस का 4x इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, x² माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को मुझे इधर पर सेट करना है, कैसे सेट करना है, चलो देखते हैं कैसे सेट करना है। अब सर बोले सर इधर एरो कर दिया, फिर इधर कर दिया, समझ रहे हो ना। अगर आप मेरे साथ में अटैच हो गए, बराबर में अटैच हो गए ना कि सर जो आप बोल रहे हो ना मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, कॉपी में भी अपने करता जा रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो x³ से मुझे कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। माइनस का x² है यहाँ पे, तो माइनस का x² है, -x² लिखा रहता है, तो x² माइनस का लिख दिया। माइनस का 7x लिखा है यहाँ पर, पहले मैं ऊपर वाले ही चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस का 7x को मैं माइनस का 4x और माइनस का 3x भी तो लिख सकता हूँ, और 11 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 5 और प्लस का 6 ये भी लिख सकता हूँ। तो अब देखिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिल गई, अगर मैं देखूँ तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे माइनस का x² है तो मैं प्लस का x², क्योंकि माइनस का x² तो यहाँ था, और माइनस का x² और कर देता हूँ। तो मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जितना जोड़ा उतना मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, x² - 4x + 5। तो ढूंढिए यहाँ पे कि x² कहाँ पे है, पॉजिटिव का ये है, माइनस का 4x कहाँ पे है, ये है, प्लस का 5 कहाँ पे है, ये है। मतलब कि इसके बाद बचेगा क्या, तो इसके बाद बचेगा क्या, x³ माइनस का x² और माइनस x² कितना हो गया, माइनस का 2x², और माइनस का यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू, सॉरी, और प्लस का ये जो बचा है हमारा, जो हमने ब्रैकेट में लिखा था, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्लियर। तो x³ माइनस का 2x² माइनस का 3x प्लस का 6 प्लस का 0, तो यहाँ पर इतनी वैल्यू तो हमें, इतना टर्म तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, क्लियर। चलिए तो जब इसको रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के इसको सॉल्व करना है, पुट करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आप, x की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं नहीं निकालने वाला x की वैल्यू, क्लियर। तो x की वैल्यू निकालना, जो आंसर आएगा वो आंसर ठोक देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
बेटे यही वैरायटियाँ देने के लिए ही तो आपके लाखों रुपए लग जाते हैं फीस, ठीक है ना। आप किसी भी आईआईटी की कोचिंग्स में जाके देख लीजिएगा कि वहाँ पर एक्चुअल में फीस लग कितनी रही है, ठीक है ना। क्या चीज़ें वही चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे कि नहीं मिल रही हैं, आप पहले एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, एक फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है जो सेटिस्फाइड करे किसको, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, सेटिस्फाइंग क्या, जेड स्क्वायर माइनस का जेड बार इक्वल टू 0, यही है क्या, सॉरी प्लस का जेड बार, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0। सिंपल, मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करना है, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख देना है, ठीक है, रख दिया मैंने। तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस का आई वाई, ठीक है ना, इक्वल टू 0 दिया गया है। और फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विद सेटिस्फाइंग, तो हमें यहाँ पर अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेता हूँ कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ixy प्लस एक्स माइनस का आई वाई इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। तो अब मैं देखता हूँ मेरा रियल पार्ट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स एक ब्रैकेट में प्लस का आई वाई दोनों कॉमन ले लेता हूँ, आई वाई मैंने दोनों कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमें वैल्यू एक्चुअल में चाहिए किसकी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए थी। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो हमें x की वैल्यू रियल पार्ट और रियल पार्ट सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब देखिए ना, इमेजनरी पार्ट कितना 0 के बराबर है, तो मैं इमेजनरी पार्ट 0 के बराबर कर देता हूँ, तो y ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक बार y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक बार y की वैल्यू कितनी 0 और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/2, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0, और जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू यहाँ पे भी रियल पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। क्लियर। तो x और y क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई हैं, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो क्या? हाँ जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं सर, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा टाइम समझाने के लिए है नहीं इतना, क्योंकि यहाँ पर इतने ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं नहीं। आपको बोला गया है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन मॉड जेड माइनस का 1, एक क्वेश्चन दिया गया है मॉड जेड माइनस का 1 प्लस का 3, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, ठीक है ना, और इक्वल टू जेड प्लस का आई। तो आपको क्या करना है, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आप एक्स प्लस आई वाई रख दीजिए और देख लीजिए कि आपका रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक्स और वाई की इसमें भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसमें एक्स और वाई रखोगे तो एक्स प्लस आई वाई माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई प्लस का आई। सॉल्विंग बाय सॉल्विंग एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू आप निकालिए। क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करना है और बाकी कंपेयर करना है, ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या है कि एक कोई दिया गया है मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया है क्वेश्चन में, और गिवन दैट एंड ओमेगा इज द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ओमेगा इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ओमेगा इज द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। और ओमेगा के बारे में दिया गया है क्या, ओमेगा क्या है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस का 1, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं ये देख लेते हैं। ओमेगा इज प्योरली रियल, पहला ऑप्शन दिया गया है ओमेगा इज प्योरली रियल, सेकंड ओमेगा इज प्योरली इमेजनरी, एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, ओमेगा इज एक्स प्लस आई वाई टाइप, ओमेगा इज एक्स प्लस आई वाई टाइप, एंड फोर्थ नन। सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या कि जेड मॉड जेड इक्वल टू दिया है 1, तो मॉड जेड इक्वल टू कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जेड की जगह हमने क्या रख दिया है, एक्स प्लस आई वाई रख दिया है, क्लियर, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 1, इतनी आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या दिया था, ये दिया था ओमेगा, तो इक्वल टू क्या रखूंगा, जेड की जगह क्या रख दूंगा मैं, एक्स प्लस आई वाई रख दूंगा, क्लियर। तो एक्स प्लस आई वाई मैंने रखा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस का 1। अब मैं क्या करूंगा, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करूंगा। कंजुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलता है मुझे, ये देख लेता हूं मैं। हाँ, कंजुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ओमेगा इक्वल टू मिलता क्या है, प्योरली इमेजनरी बोल रहा है। हाँ, और इसने क्या बोला था, हाँ सॉरी, और इसको सॉल्व करने के बाद मिलता क्या है, माइनस का 2y माइनस का आई, सॉरी माइनस का 2y इंटू आई, माइनस का 2y इंटू लिखा है ये आई अपॉन 2 माइनस का 2x, 2 माइनस का 2x हमारा ये मिला। तो हमें क्या मिल रहा है, प्योरली इमेजनरी मिल रहा है, तो इसलिए प्योरली इमेजनरी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मत सोचिएगा सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, फास्ट करा रहे हो, समझा नहीं रहे हो। समझा तो रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर समझाने की जरूरत है वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखना है, वहाँ पे क्या समझाने की जरूरत है, आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है, आप करिए। जेड इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है 2 + 3i अपॉन 5 माइनस का 6i, 5 माइनस का 6i की होल पावर कितना दिया गया है आपको, 193 माइनस 2 माइनस का 3i अपॉन 5 प्लस का 6i, 5 प्लस का 6i की होल पावर 193 इतना दिया गया है, ठीक है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है, देन जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली इमेजनरी, या जेड इज ए प्लस आई बी टाइप, इस टाइप का पूछ रहा है। तो आपको सिंपल से करना क्या है, आप देख लीजिए जेड इक्वल टू अगर ये दिया है तो जेड बार क्या होगा, जेड बार का मतलब इसमें बार लगा दिया। अगर मैं देखता हूँ कि बार Z1 अपॉन Z2 अगर लिखा है और इसमें टोटल में मैंने अगर ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पर भी अगर मैंने बार लगा दिया, तो बार क्या होता है, सेपरेट हो जाता है ना, बार क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अगर अच्छा ये देखिए Z1 अपॉन Z2 की पावर n और टोटल पे बार लगा है, तो हम प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे बार की, Z1 पे बार अपॉन Z2 पे बार की होल पावर n हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जेड बार निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3i, हाँ देखिए, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 प्लस का 3i है, तो इसका जेड बार निकालेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस का 3i अपॉन में 5 प्लस का 6i की होल पावर 193 माइनस का, जो माइनस है वो प्लस कर दीजिए, जो प्लस है वो माइनस कर दीजिए, 2 प्लस का 3i अपॉन 5 माइनस का 6i की होल पावर 193, क्लियर। अच्छा, जेड बार मेरा कितना निकल के आया, ये निकल के आया। और जेड बार के बाद में आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जेड बार जो दिया गया है वो आप गौर से देखो कि ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या हो गया, माइनस का साइन और आ जाएगा तो पूरा पूरा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जेड बार इक्वल टू माइनस जेड या जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, ये कब होता है, कब होता है, जब ये वैल्यू क्या होती है, प्योरली इमेजनरी होती है। पढ़ाया था ना, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, जेड प्लस जेड बार बाई 2, जेड प्लस जेड माइनस जेड बार बाई 2i, है ना, प्योरली रियल कब होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब ये चीज़ निकल के आ गई तो इसको क्या बोल सकता हूँ, प्योरली इमेजनरी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से रिलेटेड सिंपल से इतने से क्वेश्चंस थे। बाकी और भी क्वेश्चंस, अगर कोई अच्छा क्वेश्चंस मिलता है, जो वैरायटी मिलती है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आगे वाले लेक्चर में, पार्ट 2 में इसमें करा दूंगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म पार्ट 2। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर कंप्लीट हो गया, अब मैं कंप्लीट हो गया मतलब ठीक है, मतलब मोस्टली 90% वेराइटीज़ में कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन 10% वेराइटीज़ के लिए अगर लगता है, सस्पेंस लगता है, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको जब तक आपका एग्जाम आए, जब तक वो सारी वैराइटीज़ भी कंप्लीट हो जाए, क्लियर, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मैं चैप्टर के लिए अगर बैठ गया तो बहुत सारा उसी में लगा रहूँगा मैं, ठीक है ना। तो जहाँ जितना मेन चीज़ है कि जहाँ IIT एडवांस लेवल तक तो हो गया, ठीक है। अब IIT एडवांस लेवल से लेके और भी चीज़ें वैरायटी अगर देखने को मिलती है, कोई वैरायटी मिल जाए, तो वो चीज़ भी कैसे लेके आए हम इस प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए रिसर्च चलता रहता है, प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे इसमें डलते जाएंगे, क्लियर। तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं आर्गेंड का पार्ट 1। क्या पढ़ने वाले हैं, आर्गेंड का पार्ट 1, जिसमें हमने लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना।
पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने 2 फ्रेंड्स को, ये मत भूलिएगा। क्लियर? क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि बेनिफिट कितना मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए।